नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 18 मार्च 2023 को DRDO के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कब का ख़त्म हो गया है। दोस्तों थोड़ा सा थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हमें लेट से मिले हैं, लेकिन दोस्तों जो भी मिले हैं 100% रियल क्वेश्चंस मिले हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे थर्ड शिफ्ट के मिल चुके हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस याद है, आप हमें 8181819473 पे ज़रूर व्हाट्सअप करें। बाकी दोस्तों PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे डेली आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम जो कि अम्बालाल, ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई उनका पूरा नाम हो जाएगा। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। दोस्तों वह एक महान संस्था निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की या फिर स्थापित करने में मदद की थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उन्हें भारतीय, ठीक है, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वह एक महान संस्था निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में जो कि बड़ी संख्या में और संस्थानों में मदद की थी। उन्होंने 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL की स्थापना की थी। साराभाई जो कि संस्थाओं के निर्माता और रक्षक थे और जो कि PRL उस दिशा में पहला कदम था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि विक्रम साराभाई ने 1966 से 1971 तक PRL के रूप में कार्य किया। वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अहमदाबाद स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर साराभाई ने एक भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना शुरू की थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो नतीजतन पहला भारतीय उपग्रह यानी आर्यभट्ट 1975 में एक रूसी जो कि कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया था। डॉक्टर साराभाई को विज्ञान की शिक्षा में बहुत रुचि थी और उन्होंने 1966 में अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। आज इस केंद्र को विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र कहा जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि इसरो के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो कि दृष्टिकोण अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जो कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ACL इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए इसरो की एक विपणन शाखा है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यान यानी आर्यभट्ट विकसित किया गया था और इसे सोवियत लॉन्चर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। एक अन्य प्रमुख जो कि मील का पत्थर पहले लॉन्च वाहन यानी SLV-3 का विकास था, जिसमें लो अर्थ जो कि ऑर्बिट यानी LEO में 40 किलोग्राम रखने की क्षमता थी, जिसकी पहली सफल उड़ान 1980 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विक्रम सेठ के बारे में। तो वह एक भारतीय उपन्यासकार और कवि थे। उन्होंने कई उपन्यास और कविता पुस्तक लिखी है। उन्हें पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान, WH स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, उन्हें भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 1 से 3 मार्च 2023 को G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। बात करते हैं दोस्तों
बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय में। बात करते हैं तो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय में गारो हिल्स के पास समुद्री तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। लेसर पांडा या फिर रेड पांडा जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, बलफक्रम अपने जंगल में ढके घाटी सकंठ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अब एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं तो पार्क में बलफक्रम पठार और आसपास के जंगल भी शामिल हैं। बलफक्रम एक जो कि स्थायी हवाओं का स्थान है, जिसमें बाघों, हाथियों, बाइसन, काले भालू, तेंदुए, सांभर हिरण सहित विभिन्न वन्यजीवों के साथ लगभग 220 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है। यह मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में बाघमारा के पास स्थित है। पार्क का पश्चिमी भाग जो कि सिजंग नदी के किनारे सीजू पक्षी यानी अभ्यारण्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। फिर इसे दूसरे सदन भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और जान लीजिए अनुच्छेद जो कि और प्रावधान अनुच्छेद 59 जो कि राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, अनुच्छेद 63 जो कि भारत के उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव शामिल है। एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन धातु तन्यता का गुण है? इनमें से कौन धातु तन्यता का गुण है? तो उसको खींचकर फैलाया जा सकता है, ये ऐसा ऑप्शंस में था, बच्चे ने बताया है। बात करते हैं सबसे अधिक तन्यता वाले जो कि सोना और तांबा है। दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा धातु है? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। एक प्रश्न आया था कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। बात करते हैं तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से जुड़ा रोग है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम जो कि कोलेक्सियोफेरोल है। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे तो विटामिन D2 का नाम जो कि अग्रोकैल्सिफेरोल हो जाएगा। साइनोकाबोलामिन जो कि विटामिन B12 का नाम है। और फाटोन डायोन जो कि विटामिन K1 का नाम है। ठीक है, एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि ठीक है, एक प्रश्न आया था कि NGT की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन हिंदी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी 2010 के माध्यम से किया गया था। यह एक जो कि वैधानिक और विशिष्ट निकाय है जो भारत में प्रमुख पर्यावरणीय विवादों को संभालता है। इसने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का स्थान लिया है। यह जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रेरणा लेता है, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1 फरवरी 2003 को ही कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से एक कल्पना चावला भी थी। बेशक आज ही के दिन कल्पना की उड़ान रुक गई हो, लेकिन वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई थी।
ठीक है, वो भारतीय थी, भारतीय अमेरिकी महिला थी, भारत की पहली महिला भी कह सकते हैं। पहली बार कितने लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कारों के पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी थे। खान अब्दुल गफ्फार खां ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो कि इंदिरा गांधी थी। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग सभी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। हमारी वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को हुई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। यह भारत और एशिया में भी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से भी जाना जाता है। आधिकारिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। प्रतिभूति संविदा जो कि विनियमन अधिनियम के अनुसार BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1956 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो कि मुंबई में है, इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लिंगायत समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवर्णा की थी। ठीक है, ये बसवर्णा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही की थी। इस मत के उपासक जो कि लिंगायत, ठीक है, लिंगायत या फिर ये कन्नड़ कह सकते हैं, कहलाते हैं। यह शब्द कन्नड़ शब्द यानी लिंगवत से व्युत्पन्न है। यह लोग मुख्यतः महात्मा बसवर्णा की शिक्षाओं का अनुगामी है। तो बसवर्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया गया होगा, हम बताते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो कि शिप्रा सिंध जो कि सिंधी नदी भी कहा था, काली सिंध और कूनी नदी, ये सभी नदियाँ जो कि भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ सेकोटा तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के थार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों में से होकर बहती हैं। तो ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आया था कि ध्वनि का SI मात्रक क्या होगा? डेसिबल हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, तो ध्वनि के SI मात्रक का नाम भौतिकी विज्ञान जो कि भौतिक विज्ञान के हेनरिक्स रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में रखा गया है। हर्ट्ज जिसका जो कि संक्षिप्त क्षार HZ है। ध्वनि या फिर अधिक सटीक रूप से आवृत्ति का SI मात्रक होता है। बात करते हैं दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता को प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि तरंगों द्वारा वहन किए जाने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे SI मात्रक में वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। ध्वनि तरंग द्वारा निर्मित दाब और जिस माध्यम से वह गुजर रही है उसके परिवेश के दाब के बीच का अंतर ध्वनि दाब कहलाता है। पास्कल जिसे SI में PA द्वारा नामित किया जाता है, ध्वनि दाब के लिए SI मात्रक है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, डेसिबल जिसका संक्षिप्तार dB है, ध्वनि की माप में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बता देना ठीक क्या था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस नहीं है? इसका ऑप्शन से एक बार कमेंट करके आप लोग दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मुझे मिले थे। थर्ड शिफ्ट के वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।